अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बायो मेम्ब्रेन इसी वजह से बोलती हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज़म का सेल हैं सारे, और लिविंग ऑर्गेनिज़म के सेल होने की बेस पे, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म की बाउंड्री बना रही होती हैं, इन्हें बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन वर्ड हम झिल्ली, मेम्ब्रेन का उर्दू मीनिंग होता है झिल्ली, झिल्ली के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके अलावा देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन देखें तो ये एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सारे सेल में ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के केस में ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री आ जाती है, ऐसी बाउंड्री जो बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास सेल जो हैं वो कितने टाइप के सेल हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, जो प्लांट सेल, जो एनिमल सेल हैं, उसकी ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो नज़र आ रही है, ये कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसे बायो मेम्ब्रेन भी कह सकती हैं। सेकंड है हमारे पास कौन सा, प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री का जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सी है, सेल वॉल। सेल वॉल के इनर जो है फिर कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। सिंपल हम कह सकती हैं कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल के केस में आउटर मोस्ट सेल वॉल है, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इनर टू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी सेल वॉल के अंदर सेकेंड लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी लोकेशन के बाद। यहाँ पे जैसे कि बताया है कि इनर टू सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसकी देखें तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि जो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दो वर्ड को यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँगी। एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड चीज़ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कैसे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली वर्ड किससे निकलो हुए, सिलेक्टिव से, यानी कि इस मेम्ब्रेन की ये सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, ये परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना, किसी चीज़ को गुजरने देना, पास करना। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल का अंदर वाला पार्ट आ जाता है, यानी मेम्ब्रेन का ये इनर साइड है, ये सेल के बाहर आउटर साइड है, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये है इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, सुराख। ठीक है, अब ये वाले जो हमारे पास पोर्स होती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, यहाँ पे बच्चों मैं बताती हूँ, पोर्स होती हैं, बाहर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, थोड़े बड़े ये सब्सटेंसेस हैं, इनका आप सेल में से पास करके सेल के अंदर गुजरना है। सेमी परमिएबल में क्या होता है कि जो छोटे साइज़ के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोर्स से छोटी हैं, जो पोर्स में से पास कर सकती हैं, वो वाले सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास करती हैं। ठीक है, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स इसमें से पास नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्स का साइज़ छोटा होता है, उनका साइज़ बड़ा होता है, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, ये सेमी परमिएबल की प्रॉपर्टी है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मैंने नहीं बताया। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि साइज़ इसका भी छोटा है पोर्स का, लेकिन ये पोर्स सिर्फ उन चीज़ों को अलाउ करेंगे, उन छोटी चीज़ों को भी अलाउ करेंगे जो सेल को ज़रूरत होती है, जिनकी, ठीक है, जिनकी सेल को क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर सेल को इस हमारे पास छोटे पार्टिकल की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको अलाउ करेगा, बाकी सब के लिए ये रास्ता क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि सिलेक्ट करके सिलेक्टिव चीज़ों को जो सेल को चाहिए होती हैं, जिनकी सेल को ज़रूरत है होती है उस टाइम पे, उनको
अलाउ कर रही होती हैं, ठीक है। जबकि सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जिनका पोर से छोटा साइज है वो हर टाइप के जो फिर छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे फिर सेलेक्टिवली की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अगर हम लोग इसकी कॉम्पोजिशन देखें, केमिकली कॉम्पोजिशन कि कौन कौन से केमिकल से ये मिलकर बना है, तो मेजर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक लिपिड्स है, दूसरा प्रोटीन्स एंड थर्ड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लेकिन इनकी जो रेशियो होती है या इनकी जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है। कैसे? जो हमारे पास लिपिड्स है ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 to 100% में से 20 to 40% को क्या प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड्स। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रोटीन्स जो हैं 100% में से 60 to 80% प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटीन्स, ठीक है। अगर 20% लिपिड्स प्रेजेंट होंगे तो 80% प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अगर 40% लिपिड्स प्रेजेंट है तो 60% क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स और प्रोटीन, सबसे मेजर प्रोटीन प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे लिपिड्स प्रेजेंट है, थर्ड नंबर पे बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में, बिल्कुल स्मॉल प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि हम उन्हें 1% भी नहीं कह सकते, बल्कि 1% से भी मिनिमम जैसे पॉइंट की फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होती है, स्मॉल क्वांटिटी, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें कि डिफरेंट बायोलॉजिस्ट की इसके सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकती हो डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट उनकी कंट्रीब्यूशन थी। यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी हिस्ट्री पे काम किया था, इस पे काम किया था, और वक्त के साथ साथ उन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को यूज़ करके, जैसे माइक्रोस्कोप्स वगैरह को, पहले लाइट माइक्रोस्कोप थी तो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उन्होंने इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बताया था। फिर वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे कि आपको पता है उसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाई पावर की जब माइक्रोस्कोप आई तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा और उसे ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए, ठीक है। अब जो डिफरेंट इसमें मॉडल्स हैं जिसके लिए सबसे पहले इस पे काम किया था गॉटर एंड ग्रैंडल ने 1925 में, ठीक है। उन्होंने इसकी डिफरेंट थ्योरी बताई थी। इसके अलावा डेनली एंड डेफसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1935 में इस पे फर्दर काम किया, पहले वालों के काम को प्रोसीड किया, उस पर फर्दर काम किया और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। उसके बाद 1959 में रॉबर्टसन साइंटिस्ट था, उसने एक न्यू मॉडल इसके लिए पेश किया इसके स्ट्रक्चर पे, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलती हैं। और इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की वजह से इस मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन रिसेंटली और जो मोस्ट मॉडर्न इसका आप कह सकती हो कि एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ठीक है। इस मॉडल का क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। डिफरेंट मॉडल थे बच्चों, हिस्ट्री में हम लोग इसकी नहीं चाहते, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। सबसे पहले 1925 पे काम हुआ था इस पे, उसके बाद 1935 पे एक न्यू मॉडल प्रपोज किया था। नेक्स्ट जो है 1959 या 1959 में जो है रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, लेकिन उस मॉडल पे भी फर्दर काम करके रिसेंटली जो मॉडल अभी तक एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे 1972 में 2 साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये न्यू टेक्नोलॉजी के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे पास लिपिड की लेयर है ये सैंडविच की तरह है, बिल्कुल। सैंडविच का क्या मतलब होता है बच्चों, हम सैंडविच वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, सैंडविच घर में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड होती है और ब्रेड के दरमियान हम लोग अपना कोई भी जैसे एग डाल देते हैं, चिकन वगैरह कोई भी जो है वो डाल के सैंडविच बनाती हैं, ठीक है। यानी ऊपर नीचे 2 लेयर सेम
आप कह सकती हो कि स्ट्रक्चर की होती हैं और दरमियान में वो किसी एक मटेरियल वगैरह को पैक कर देती हैं। इसी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से मेजर बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो ऊपर नीचे सैंडविच की तरह की जो दो लेयर्स हैं, ये दो लेयर्स किससे मिलकर बनी हुई हैं? लिपिड्स से, ठीक है। क्योंकि दो लेयर्स हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? लिपिड्स बाय लेयर। बाय का वर्ड टू के लिए यूज़ होता है, लेयर क्योंकि टू लेयर्स हैं लिपिड्स की, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? लिपिड्स बाय लेयर। और ये जो दो लिपिड्स की लेयर हैं, ये दरमियान में किस चीज़ को इनक्लोज किया होता है? इनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट था, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में थोड़ी सी इसमें आप कह सकती हो कि थोड़ी सी इसमें एडवांसमेंट लाई और उन्होंने फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज़ किया था निकोलसन एंड उसके अलावा सिंगर वगैरह ने, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों दोबारा से मैं रिव्यू कर रही हूँ इस चीज़ को। आपको मैं यहाँ पे क्या बताती चलूँ, ठीक है, कि जो हमारे पास जितने भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज हुए थे, ठीक है, जिसमें से जो लास्ट वाला या जितने भी पिछले मॉडल्स थे उनका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बताऊं। उन्होंने क्या पॉइंट दिया था? उन्होंने लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि सैंडविच की तरह प्रोटीन्स की दो लेयर होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जितने भी मॉडल्स थे, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, इसके अलावा डेनली और डेप्सन के, गॉटर एंड ग्रेंडल के आपकी बुक में ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये लिपिड्स की दो लेयर्स, प्रोटीन्स की दो लेयर्स इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं और उसके दरमियान सैंडविच की तरह क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड, ठीक है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी जब इस पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसको ज़्यादा स्टडी किया गया है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो लिपिड्स है वो सी की तरह, एक समंदर की तरह लिपिड्स फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, प्रेजेंट हैं, और उसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल क्या कर रही हैं? फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, यानी, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जैसा कि मैं आपको ये डायग्राम से बताती हूँ कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड्स की दो लेयर हैं, ठीक है, लेकिन वो दो लेयर ऐसे, ये हमारे पास लिपिड की लेयर है, ये सारे लिपिड्स हैं, ठीक है, लिपिड्स की लेयर है, एक लेयर अबव पे, एक लेयर बिलो पे, और इसके दरमियान में ये स्पेस नहीं है बच्चों, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? लिपिड्स, और इस लिपिड्स के दरमियान में इस तरह प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स। ये लिपिड्स हैं, लिपिड्स के दरमियान प्रोटीन्स हैं, कुछ इस तरह सरफेस पे प्रेजेंट हैं, कुछ ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात देखें, ये लिपिड्स की लेयर, ये नीचे वाले क्या थे? लिपिड्स, और ये ऊपर वाले क्या है? प्रोटीन्स। वन बाय वन पहले हम लोग देखते हैं लिपिड्स का स्ट्रक्चर, फिर हम लोग इसका देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। लिपिड्स की जो लेयर है, जो कि आपको ये नज़र आ रही है, इसके दो पार्ट हैं। एक इसका ये हेड वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला, एक इसका ये हेड वाला रीजन है, और नीचे इसकी टेल है। ये कौन सा रीजन है? हेड रीजन। और इसके ये नीचे दोनों क्या है? टेल, ठीक है। इसका जो हेड रीजन है ये कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक। क्यों हाइड्रोफिलिक है? क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये वाटर लविंग है, यानी वाटर को ये अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जबकि जो इसका ये टेल वाला रीजन है, ये जो टेल्स हैं ये किससे बनी होती हैं? फैटी एसिड से। किससे बनी होती है? फैटी एसिड से। और फैटी एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये टेल वाला रीजन क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
फोबिक का मतलब होता है हेट करना, यानी नफरत करना, रिपेल करना, ठीक है। क्योंकि ये फैटी एसिड से बने हैं, आपको पता है लिपिड्स जो चिकनाइयाँ हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी में हल नहीं हो सकती, तो ये वाला रीजन हमारे पास वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर करेगा, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। तो जितने भी लिपिड्स जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्म में लेयर्स बना के, 2 लेयर्स बना के प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल इस तरह। ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा, ये लिपिड्स की लेयर्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, ये हेड वाला रीजन है जो फॉस्फेट से बना होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग। और इसके ये जो नीचे आपको टेल्स नज़र आ रही हैं, ये फैटी एसिड से बने हैं। क्योंकि ये फैटी एसिड से बना है तो इसकी वजह से इसको नीचे वाले रीजन टेल को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, यानी वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर रिपेलिंग रीजन, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या लिपिड्स के बारे में। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देखते हैं बच्चों। तो इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। एक प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे पास इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। एक कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक, और दूसरा कौन सी है, एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी है, जैसे कि मैंने लिपिड्स की 2 लेयर बना दी, अब वेल नोन है ये इस तरह की लिपिड्स की लेयर्स हैं। अब लिपिड्स की लेयर के दरमियान में वो वाला प्रोटीन का पार्ट जो एक साइड से भी निकला हुआ है और दूसरी साइड से, यानी पूरी इस लिपिड्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, फुल इसमें से क्रॉस कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक को हम इंटीग्रल भी बोलेंगे। इनका वर्ड इसी वजह से यूज़ हुआ है क्योंकि ये फुल उसके अंदर में से क्रॉस हो रहा है। सेकंड प्रोटीन, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है, थोड़ी सरफेस पे इस तरह प्रेजेंट हैं। ये जो सरफेस वाली हैं, जो पूरी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड वाले पार्ट को क्रॉस नहीं करती, ये कौन सी टाइप आ जाती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सी है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग सरफेस या पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकती हैं, ठीक है। इसे पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि पेरिफ्री का वर्ड हम लोग साइड, किनारों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्स का भी क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को निकालने के लिए, आउटसाइड के लिए हम एक्स को यूज़ करते हैं। तो जो प्रोटीन फुल इसके अंदर एम्बेडेड हुई है, गुजरी हुई है, पास कर रही है, उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और जो प्रोटीन इसकी सरफेस पे, साइड पे प्रेजेंट है, फुल क्रॉस नहीं कर रही, उसे हम एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसके लिपिड्स और प्रोटीन का स्ट्रक्चर। फर्दर हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। जैसा कि बताया मैंने आपको कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है और जो अभी तक एक्सेप्टेड है। और इस मॉडल का मेन पॉइंट क्या है, मेन इसकी स्टेटमेंट क्या है कि जो लिपिड्स है वो समंदर की तरह प्रेजेंट है, पानी की तरह, और उसमें जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रही है, बिल्कुल कश्तियों की तरह, ठीक है, फ्लोट कर रही है उस लिपिड्स के समंदर में, यानी किसी जगह पे वो प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इस मॉडल को ऐसे बोलती हैं। जैसा कि देखें इस डायग्राम से, देखें कि ये सारा समंदर की तरह हमारे पास लिपिड्स है, येलो कलर का सारा, और इसमें ब्लू कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है, ब्लू कलर की इसमें जो प्रोटीन्स है वो क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। दोबारा अगर हम लोग इसके वापस पॉइंट पे आएँ, ठीक है बच्चों, ये इसका सारा स्ट्रक्चर है। ऊपर पिंक कलर का सारा क्या शो हो रहा है, हमारे पास पिंक कलर का सारा लिपिड्स वाला पार्ट है, और उसमें ये पर्पल कलर की जो है प्रोटीन्स फ्लोट कर रही हैं। अब प्रोटीन का और लिपिड्स का हम अलग अलग रोल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रोल देखते हैं प्रोटीन का, क्योंकि मेजर पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस पे कंसिस्ट करता है, प्रोटीन पे 60 to 80% क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन जो है ये शीट की फॉर्म में अरेंज नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, लिपिड्स जो है शीट की फॉर्म में अरेंज है, लेकिन प्रोटीन उसमें दूर दूर कश्तियों की तरह फ्लोट कर रही है, ठीक है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लोब्स लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, बिल्कुल इस तरह ग्लोब लाइक,
इस तरह थोड़ा। क्लियर हो गया। अब ये फ्लोट कर रही है कहाँ पे, लिपिड्स मॉलिक्यूल के सी में, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स कौन सी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी है, जो कि एक्सटेंड कंप्लीटली थ्रू द डबल लेयर ऑफ लिपिड्स फ्रॉम वन साइड टू द आउट अदर, ठीक है। जैसा कि बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था कि लिपिड्स की एक लेयर से क्रॉस होकर दूसरे में से जो निकल गई है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। सेकेंड, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो थोड़ा साइज़ में स्मॉल होती हैं और फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया दरमियान में या इस तरह साइड पे जो प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स कौन सी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी है, जो कि एक्सटेंड कंप्लीटली थ्रू द डबल लेयर ऑफ लिपिड्स फ्रॉम वन साइड टू द आउट अदर, ठीक है। जैसा कि बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था कि लिपिड्स की एक लेयर से क्रॉस होकर दूसरे में से जो निकल गई है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। सेकेंड, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो थोड़ा साइज़ में स्मॉल होती हैं और फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया दरमियान में या इस तरह साइड पे जो प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गई सबको। और इस लिपिड्स को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड्स को फास्फोलिपिड्स बोलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया है इसके हेड वाले रीजन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस पूरी लिपिड को हम फास्फोलिपिड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से बोलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ जाती हैं। मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स लिपिड्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास जो अगर इस तरह सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर, तो आउटर वाली सरफेस पे किसी किसी जगह पे इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होती हैं या प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें, इस पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखें, जैसे हमारे पास ये लिपिड्स की लेयर है, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ऐसे ही है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का मैंने क्या बताया है कि बाहर वाली सेल का ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर एनवायरनमेंट है। कुछ कार्बोहाइड्रेट बाहर वाली तरफ से इसके साथ अटैच हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, ठीक है। जो इस प्रोटीन के साथ अटैच होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है और प्रोटीन वर्ड प्रोटीन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और कुछ किसी पॉइंट पे ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ डायरेक्ट अटैच हैं, तो इसे फिर क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स फॉर लिपिड्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग इसके यहाँ से स्ट्रक्चर से बच्चों देखो, तो ये हमारे पास सारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये जो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं क्योंकि ये साइड पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, सारी क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाली जो फुल क्रॉस कर रही हैं ये कौन सी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो फुल क्रॉस कर रही हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है तो इस फुल को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर हो गया। अब वो वाला कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास किसके साथ प्रेजेंट है, यहाँ पे लिपिड्स के साथ जो प्रेजेंट है डायरेक्ट, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आती हैं, अब हम लोग प्रोटीन्स का रोल हम लोगों ने देख लिया। प्रोटीन दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन फुल क्रॉस कर रही होती है उसे, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन साइड सरफेस पर प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट इसकी बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस के साथ अटैच होता है। कुछ पॉइंट पे वो प्रोटीन के साथ अटैच हैं, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो उसे फुल क्रॉस करेगी, या कोई भी एक्सट्रिंसिक है उसके साथ जब अटैच होंगे उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, और जब वो लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो उसे ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग रोल देखते हैं, तो इन तीनों का मेजर रोल क्या है कि ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारे फंक्शन, जितना भी वो वाइटल रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो किसकी वजह से करती हैं, इन तीन ग्रुप की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसका देखते हैं कि लिपिड्स बायलेयर, दो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो लिपिड्स बायलेयर है और उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, ठीक है।
लिपिड्स बाइलेयर, क्योंकि लिपिड्स की नेचर क्या होती है, नॉन पोलर। आपको पता है नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होती हैं वो सिर्फ अलाउ करती है नॉन पोलर सब्सटेंसेस को ही क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंशियल परमिएबल हो जाती है। बैरियर क्या बोलते हैं, रुकावट को, क्योंकि सेल के दरमियान ये रुकावट है जो बाहर से सेल के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करती है, उनकी पैसेज को, उनके पास होने को, ठीक है। तो डिफरेंशियल वर्ड का मतलब है सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, आधा। तो लिपिड बाइलेयर सेमी परमिएबल, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है बच्चों, सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होती हैं, या सेमी परमिएबल का यही मतलब आ जाता है क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है। तो सेमी परमिएबल ये उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेगी जो लिपिड नॉन पोलर चीज़ों नेचर में से पास कर सकती हैं। जैसे जो नॉन पोलर जितने भी सब्सटेंसेस होंगी, मालिक्यूल होंगे, मटेरियल होंगे, वो इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर इंटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ इसे डिफरेंशियल परमिएबल बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन पोलर चीज़ आयोनिक होती है, नॉन आयोनिक होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन आयोनिक या नॉन पोलर मटेरियल को ही अलाउ करती है वो सेल के अंदर इंटर हो जाए, और क्योंकि ये नॉन पोलर चीज़ों को ये अलाउ कर रही है, आयोनिक या पोलर चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही, इस वजह से इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है, लिपिड्स बाइलेयर की वजह से। अब जो पोलर चीज़ें, सेल को तो पोलर चीज़ें भी चाहिए, आयंस भी चाहिए, वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वाटर की नेचर क्या होती है, पोलर होती है। तो वाटर अब सेल में किस तरह इस तरह पास करके जाएगा बच्चों, जो नॉन पोलर चीज़ें हैं वो लिपिड्स में से पास नहीं कर सकती, वो किस में से फिर पास करेंगी, प्रोटीन में से। जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं, ये प्रोटीन क्या करेंगी, फिर उन पोलर चीज़ों को जो लिपिड्स की लेयर, लिपिड्स वाले पास से क्रॉस नहीं कर सकती, वो फिर इस प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर इंटर हो जाएंगी। तो प्रोटीन यहाँ पे आप हर टाइप की नॉन पोलर चीज़ इंटर हो सकती है, लेकिन ये प्रोटीन सेल को वही पोलर चीज़ें इंटर करवाएगी सेल के अंदर जिसकी सेल को उस टाइम ज़रूरत होगी, ठीक है। अब ज़रूरत के मुताबिक जब वो किसी चीज़ को, पोलर चीज़ को इंटर करवाएंगे, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो प्रोटीन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर इंटर करवाना अलाउ करती है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल, ठीक है, कि जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं, मिलकर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती है मटेरियल की, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है कि बच्चों, अब जैसे कि मैंने बताया सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, अगर हमारे सेल को जिस टाइम पे ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, तो फिर ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ये बाहर से अब सिर्फ और सिर्फ किसी सेल के अंदर इंटर करवाएगी, ग्लूकोज को इंटर करवाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर ग्लूकोज की अब हमारी बॉडी को, हमारे सेल को ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है, ज़्यादा ग्लूकोज उसे नहीं चाहिए, तो ये ही अब प्रोटीन जो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये अब इम्परमिएबल या फिर ग्लूकोज के फर्दर मॉलिक्यूल्स को इंटर होने से क्या कर देगी, रोक लेगी, यानी उसका रास्ता बंद कर देगी ताकि और ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर ना हो, क्योंकि सेल को उसे ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन प्रोटीन्स के हम लोगों ने क्या पढ़े, 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है, 2 प्रोटीन है, ठीक है। जैसे कि एक मैंने बताया है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक को इंटीग्रल भी बोलते हैं। बिल्कुल हमारे पास ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं बच्चों, जैसे ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने क्या बताया है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस, और इंट्रिंसिक फुल प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करता है, रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट का क्या मतलब है क्लास, यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ। एग्जाम्पल अगर मैं आपको घर की वैसे बताऊँ, हमारे घर का जो दरवाज़ा होता है, जब उसे कोई नॉक करता है
बच्चे जाके जब उसे देखती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और देखते हैं बाहर कौन आया हुआ है, ठीक है। अब बाहर जो भी आया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन उस मेहमान की ये फिर क्या करती हैं, उस मेहमान बाहर ही होता है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन लेके घर के अंदर अपने अब्बू या अम्मी जिसको भी बताती हैं कि बाहर कौन आया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यानी वो बच्चा क्या करता है, बाहर की इंफॉर्मेशन को घर के अंदर जो है इन्फॉर्म कर होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी क्या करती है कि बाहर से कोई भी मालिक्यूल्स, केमिकल्स वगैरह जब आके इसके साथ बाइंड करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर लेके जाता है और बताता है कि बाहर किस टाइप की क्या आया है। चाहे अब वो कोई नर्व इम्पल्स भी हो सकती है, बाहर अब कोई भी हार्मोन्स हो सकता है, ठीक है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को आके वो अंदर सेल को बताएगा और सेल जो है फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये सेल को एक्टिवेट कर रहे, सेल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे, इस वजह से हम कह सकते हैं ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, रिसेप्टर साइट। क्लियर हो गया क्लास। सेकंड हमारे पास जो है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करेगा, अगर सेल जब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के रिजल्ट में अगर सेल को जो बाहर मालिक्यूल आए उसकी अगर ज़रूरत है सेल को, जैसे ग्लूकोज की अगर सेल को ज़रूरत है, तो अब इंट्रिंसिक प्रोटीन परमिएजिस की तरह एक्ट करेगा। परमिएजिस बच्चों ऐसे इंजाइम्स होते हैं, परमिएजिस के लास्ट में ASE है। ASE का मतलब ही क्या होता है, इंजाइम। यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन में परमिएजिस एंजाइम पोर्स बना देंगी। प्रोटीन है ना, इसे डाइजेस्ट करेंगे, ये वाले एंजाइम रास्ता बनाएंगे और उस रास्ते में से जो ग्लूकोज है वो गुजर कर प्लांट की बॉडी सेल की बॉडी में क्या हो जाएगा, सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेजर रोल थे किसके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के, जो कि हमारी बॉडी में ये रोल प्ले करती हैं। क्लियर हो गया। दोबारा यहाँ से मैं इस बात को बताती जाऊँ कि इंट्रिंसिक प्रोटीन रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि बाहर से आने वाले स्टिमुलाई, अब बाहर वाले मैसेज, बाहर से आने वाले उसे हम क्या बोले हैं, स्टिमुलाई, ठीक है। अब स्टिमुलाई को ये क्या करती हैं, रिसीव करती हैं इन्वायरमेंट यानी बाहर से, और उस स्टिमुलाई का या उस जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है उसके बारे में सेल को क्या कर देती हैं, इंफॉर्मेशन देती है ताकि सेल अब उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कर सके, ठीक है। सेकंड है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को परमिएजिस भी बोलती हैं, ठीक है। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन फिर क्या करती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी बाहर वाला मटेरियल है उसको सेल के अंदर इन 3 रास्तों प्रोसेस के थ्रू वो इंटर होगा, और ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन की वजह से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हम लोग देखें तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वाले मेम्ब्रेन है जिसे हम ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलती हैं, वो भी क्या प्रोवाइड करती हैं, रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट का यही मतलब है बच्चों कि उनके साथ भी डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई, जैसे हार्मोन्स वगैरह, जैसे नर्व इम्पल्सेस, जैसे एंटीजेंस वगैरह, जो माइक्रोब्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो, या फूड पार्टिकल्स वगैरह, मटीरियल्स वगैरह जो हैं, इन सब को ये रिसीव करती हैं और इसकी भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल इंट्रिंसिक प्रोटीन की तरह किसे दे रही होती है, सेल को दे रही होती है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन ही हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलती है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, और ये किसकी तरह एक्ट करती हैं, स्टिमुलाई की तरह। क्लियर हो गया क्लास। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये तो था हमारे पास रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और इसका। अब ये मैं देख रही हूँ, बताती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लाइकोप्रोटीन, वो इसके अलावा अब जब वो स्टिमुलाई को रिसीव कर देते हैं, सेल को इंफॉर्मेशन दे देती हैं, तो ये फिर 2 प्रोसेस परफॉर्म करने में भी हेल्प करती है, एंडोसाइटोसिस का और पिनोसाइटोसिस का। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कौन सा होता है, फेगोसाइटोसिस इसमें आ जाता है। एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस आ जाता है, यानी ईटिंग ऑफ सेल। जब सॉलिड चीज़ को सेल लेगा बाहर इन्वायरमेंट से, उसे क्या बोलेंगे कि वो खा रहा है सेल, उसे ईटिंग ऑफ सेल बोलेंगे, जो कि फेगोसाइटोसिस है। और पिनोसाइटोसिस यानी फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, एंडोसाइटोसिस में। बाहर से सेल के अंदर जब कोई चीज़ इंटर होती है तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर ये वाली चीज़ सॉलिड होगी तो
फिर ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एंडोसाइटोसिस की फेगोसाइटोसिस में। अगर ये वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में, ये वाली चीज़ जो इंटर होने वाली है वो है, तो उसे फिर हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं, ये दोनों प्रोसेस करती हैं। पहले सेल को बाहर से स्टिमुलाई को रिसीव करके सेल को इन्फॉर्मेशन देती हैं, फिर उसके बाद अगर सेल को इस बाहर वाली जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल अगर इसकी ज़रूरत होगी, उसे फिर एंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर देंगे, सेल को सेल के अंदर इंटर करवा देंगे। क्लियर होगी, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ जाती हैं। यहाँ पे आप लोग देखें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है कि ये हमारे पास सेल हैं, नज़र आ रहे हैं हेक्सागोनल, ये सेल हैं, सेल के दरमियान सेल हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेल का जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, कोई कलर नहीं होता, तो इसे स्टडी करने के लिए स्टैनिंग का प्रोसेस किया है, सेप्रानिन वगैरह से इसे स्टेन करके स्टैनिंग की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है सारी पर्पल कलर की ये शो हो रही है, और फिर इसे फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह है। येलो कलर की सारी क्या है, लिपिड बाइलेयर हैं। ये लिपिड्स का हेड वाला रीजन है जो फॉस्फेट ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक है, और ये अंदर वाली तरफ इसकी टेल है जो कि हाइड्रोफिलिक है, जो फैटी एसिड से बनी होती है। ठीक है, इस लिपिड्स के समंदर में ये ब्लू कलर की सारी क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन दो टाइप के जो फुल इसमें प्रेजेंट है, एम्बेडेड है, वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो कौन सी आ जाएगी, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है आउटर सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन की। ये ऊपर वाली जो आपको नजर आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर ये प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, अगर ये लिपिड्स के साथ प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। सॉरी, ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा इसका मेन स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर रोल देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक वो वाला स्ट्रक्चर होता है जो मूव करता रहता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। ठीक है, इसी वजह से लिपिड्स को सी की तरह बोला हुआ है कि ये मूव करता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है, ये इसकी विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई इसकी कितनी है, 7 नैनोमीटर होती है। इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन क्या है, ओवरऑल इसके सारा स्ट्रक्चर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को पढ़ते हैं, तो जितना जैसे कि पीछे हम लोगों ने जैसे इसका सारा फंक्शन पढ़ा था, ओवरऑल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हैं। जैसा कि मैंने बताया था, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होती हैं, एक वाटर सॉल्युबल जो कि पोलर आ जाती हैं, पोलर नेचर के, और एक कौन से हैं, फैट सॉल्युबल जो कि नॉन पोलर आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन पोलर जो है वो लिपिड्स की लेयर में से ओवरऑल क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन जो पोलर नेचर के हैं, पोलर नेचर के ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं, इनको क्रॉस करने के लिए चैनल्स में से ये गुजरते हैं, लेकिन चैनल सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। वो उन्हीं चीज़ों को अलाउ करती हैं जो उसमें से पास कर जो जिसकी सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये वाली नेचर की वजह से, इसकी सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ज़रूरत के मुताबिक सेल में इंटर होती हैं। अगर ये हर टाइम इंटर होते रहें तो जो सेल का अंदर कंटेंट्स है, क्योंकि वो उसमें वाटर वगैरह भी 70% हमारे पास सेल के कंटेंट में वाटर होता है, तो ये क्या कर दे, सेल को बर्स्ट कर दे, सेल फट जाए। ठीक है, तो इसकी सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर होने की वजह से ही ये इसको और इसके फंक्शन देखें, इसकी ट्रांसपोर्ट या मेंटेनेंस कैसे होती है, क्यों ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है, क्यों होती है ट्रांसपोर्ट। एक तो मटेरियल न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए सेल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो एब्जॉर्ब लेने के लिए ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म करता है। इसके अलावा वो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को एक्सक्रीट आउट करने के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह, जैसे पेंक्रियाज के सेल इंसुलिन बनाती हैं, वो इंसुलिन पे हर सेल बनाता है और उसे फिर सेल से एक्सक्रीट आउट करता है, रिलीज़ करता है, एक्सक्रीट करता है, तो इस वजह से भी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म यूज़ होता है। इसके अलावा नर्वस एक्टिविटी और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट आइंस की ज़रूरत होती है, जो कि उन आइन का ग्रेडियंट डेवलप होता है। आइन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अंदर आइन की कंसनट्रेशन का ग्रेडियंट एक साइड पे, जैसे पोटाशियम सेल के अंदर उसकी कंसनट्रेशन हाई है, बाय लो होगी तो वहाँ पे डिफिजन का प्रोसेस वगैरह परफॉर्म होता है ऑस्मोसिस का, जिसकी वजह
वजह से ये ट्रांसपोर्ट का मेकनिज़म हो रहा होता है। इसके अलावा सेल की पीएच को भी ये मेंटेन कर रहा होता है ताकि वहाँ पे एंजाइम एक्टिविटीज़ वगैरह अच्छी तरह से परफॉर्म हो सकें। तो ये सारा था बच्चों आज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको इस सारे को रिवाइज़ कर दूँ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री आ जाती है एनिमल सेल के केस में, जबकि प्लांट सेल के केस में ये सेल वॉल से इनर प्रेजेंट होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन में ये 20 to 40% लिपिड से और 60 to 80% ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत स्मॉल माइन्यूट सी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए थे, जिसमें से एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो निकोलसन और सिंगर का 1972 में था, जिसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है नाम है। इससे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले सारा कॉन्सेप्ट यही था कि लिपिड्स की दो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर्स जो हैं वो साइड पर प्रोटीन्स की बनी होती हैं और उसमें लिपिड्स जो है वो सैंडविच की तरह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फर्दर स्टडी जैसे जैसे एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आई, तो साइंटिस्ट ने जो दो मेजर मॉडल इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके जो मॉडल प्रपोज किया था वो कौन सा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग जो लिपिड्स है वो सी की तरह प्रेजेंट होते हैं, समंदर की तरह, उसमें प्रोटीन्स क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। अब लिपिड्स के भी दो स्ट्रक्चर, एक उसका हेड वाला रीजन, एक टेल वाला। हेड वाला हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, टेल वाला हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि वहाँ पे फैटी एसिड की टेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी दो टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन ओवरऑल सारी लिपिड लेयर्स में प्रेजेंट होती है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो उसकी सरफेस पे इस तरह प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड्स के साथ अटैच हैं उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा हमने प्रोटीन का रोल देखा, हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड्स के डिफरेंट रोल वगैरह पढ़ा। ओवरऑल हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन स्टडी किया है तो उसमें यही आ जाता है कि ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करता है। पोलर और नॉन पोलर वाटर सॉल्युबल या फ्लूइड सॉल्युबल चीज़ें उसमें से सेलेक्टिवली परमिएबल चीज़ें से क्रॉस हो रही थी। तो ये था आज हमारा टॉपिक। कोई किस चीज़ की समझ ना आए बच्चों तो ये वाला टॉपिक आप लोगों ने से बुक में से पढ़ना है। अगर कुछ वर्ड की किस लाइन की समझ ना आई तो मुझसे क्वेश्चन करें। बेस्ट ऑफ लक।